सऊदीया तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बार जा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ मैं पहली बार आई हूँ। कहाँ पहली बार आई हूँ, मुझे फॉलो कर लो, बताती हूँ। मक्का टावर के खूबसूरत मनाजिर देखते देखते दिल खुश हो गया और चलते चलते एक ऐसी जगह पहुँच गई जहाँ आकर मैं हैरान रह गई। जी, ये है न्यू हरम। न्यू हरम मतलब मक्का में न्यू मस्जिद बनाई गई है और यहाँ पर आने के लिए काफी चलना पड़ता है। अब हमारी खुशकिस्मती ये कि हम गए थे तवाफे ज़ियारत करने के लिए, तो शॉर्ट रास्ते बंद हुए थे, इसीलिए हमें काफी लंबा चलना पड़ा और चलते चलते हम पहुंच गए न्यू हरम में। और यहाँ से भी कुछ साइड से खाने काबा नजर आता है, लेकिन अभी भी ये मस्जिद पूरी तरह से बनी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाई गई है। इतनी ज्यादा खूबसूरत कि बस आप देखते ही रह। और ये जो आपको सामने ब्लू एरिया नजर आ रहा है, वहाँ से खाने काबा बिल्कुल साफ नजर आता है। अब रास्ते इन्होंने ऐसे बना दिए हैं कि चलते चलते बंदा कहाँ पहुँच जाता है पता ही नहीं चलता। इसीलिए आपसे यही कहूंगी कि जिस रास्ते से आप एंटर हो रहे हो, वहाँ का गेट नंबर, आसपास की जगह है, अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि अगर आप उसी रास्ते से वापस नहीं निकले और आपने कोई और रास्ता पकड़ लिया तो पहुंच जाओगे कहीं और ढूंढते रह जाओगे अपना मेन रास्ता। जैसे ही हरम में एंटर होते हैं, सामने से बड़ा गेट होता है, वहाँ पे गेट नंबर और गेट का नाम लिखा होता है। जैसे ही मताफ में जाते हैं, वहाँ पर भी गेट नंबर लिखा होता है। तो जिन सीढ़ियों से मताफ के लिए नीचे उतरो, वहाँ का बाबे नंबर देख लो और फिर वहीं से ही ऊपर जाओ, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ इसीलिए बता रही हूँ। और चलते चलते यहाँ पर ये लोग चीजें बांट रहे होते हैं और यहाँ पर आप मेरे जूतों का हाल देखें। मैं मस्जिद में थी, इसी वजह से अपने शूज उतार दिए थे, लेकिन मैंने यहाँ देखा लोग मस्जिद में भी जूते पहन के चल रहे होते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगी, और अगर आपके दिमाग में भी कोई सवाल है और आप पूछना चाहते हैं तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका जवाब दे सकती हूँ। अच्छा, हज के दिनों में इन व्हीलचेयर वालों के दिमाग इतने हाई हुए हुए थे कि ये 500-600 रियाल मांग रहे थे। अब जो बंदा मजबूर है वो क्या करे। तो यहाँ पर रूफ टॉप पर एक जगह है जहाँ पर व्हीलचेयर वालों के लिए अलग से एरिया बनाया हुआ है, और आई थिंक ये 50 रियाल में आपको तवाफ या सही करवाते हैं, और इनका पैकेज भी होता है जो कि बहुत कम रेट्स पे होता है। तभी यहाँ पर लोगों का इतना रश लगा हुआ था और लोग वेटिंग पर भी बैठे हुए थे। और जब रश बढ़ गया तो इन्होंने एक टाइम पर इसे बंद कर दिया था। लोग ये सारे खड़े हुए हैं यहाँ पर व्हील चेयर की टिकट्स लेने के लिए, और जो बाहर सिंगल व्हील चेयर वाले घूम रहे होते हैं वो तभी इतने हाई रेट ले रहे होते हैं कि उन्हें कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब भाई, मजबूरी का फायदा तो हर जगह पे उठाया जाता है। क्वेश्चन है कि जो प्राइवेट हज करते हैं उन्हें भी ये सब फेस करना पड़ता है, यानी कि जो मुश्किलात पिछली वीडियोस में दिखाई हैं। तो जी बिल्कुल, मेरा भी प्राइवेट हज ही था और ये सारी मुश्किलात प्राइवेट हज की ही थी। अब जरूरी नहीं कि प्राइवेट हज में आपको ए और बी कैटेगरी ही मिले, प्राइवेट हज में भी डी कैटेगरी होती है, और जिस तरह गवर्नमेंट की मुश्किलात होती है वैसे ही प्राइवेट में भी होती है। अब मजे की बात यह है कि हम बैठ गए थे इस बस में, और ये बस थी वर्कर्स की, और इन लोगों ने हरकत क्या करी कि वर्कर्स की बस में हाजियों को बिठाया और सबसे 30 रियाल लिए, और कहा कि हम आपको पुल क्रॉस करके, क्योंकि पुल बहुत लंबा था, बहुत चढ़ाई थी, इसलिए पुल क्रॉस करके आगे मीना में उतार देंगे। लेकिन हुआ इसके साथ ये कि बीच में पुलिस वाले ने पकड़ लिया इसे, और सारे पैसेंजर्स को इसने जबरदस्ती उतारा। तो सबने बोला हमारे पैसे वापस करो, क्योंकि तुमने हमें लोकेशन पे नहीं उतारा। तो ये बहस कर रहा था और पैसे नहीं दे रहा था, और इसने हमारे भी पैसे नहीं दिए। तो फिर मैंने पुलिस वाले को बोला कि जब इसे पहुंचाना ही नहीं था तो इसने ये हरकत ही क्यों करी। मतलब फिर मैंने पुलिस वाले को छोड़ा ही नहीं। जब बातें सुनाई ना पुलिस वाले को, तो फिर पुलिस वाले ने इससे कहा, तो इसने फिर हाफ पेमेंट वापस करी और बाकी लोगों की भी हाफ पेमेंट वापस करी। मतलब ये लोग पैसों के लिए कुछ भी नहीं देखते, बस पैसे कमाने हैं, किस तरह से हाजियों को पागल बनाना है। और जो बेचारे पहली बार आए हुए होते हैं वो इस कदर रुल रहे होते हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। अब कुछ लोग मुझे कहते हैं कि तुम यहाँ वीडियो बनाने गई थी। तो भाई बात सुनो मेरी, मुझे अगर व्लॉगिंग करनी होती ना तो मेरे डेली व्लॉग्स की तरह व्लॉग्स आ रहे होते, लेकिन मेरी वीडियो से उन लोगों को फायदा होता है जो कभी गए नहीं और जाना चाहते हैं, तो पहले से रेडी हो जाए। और अगर किसी को मेरी वीडियो से मसला है तो अपना मुंह बंद करके मेरी वीडियो स्किप कर दे। जो लोग विजिट हज पर आए हुए होते हैं या जिनको खेमे नहीं मिलते, तो उनका ये हाल होता है मीना में। इंसान इतना थका हुआ होता है कि उसको खुद का होश नहीं होता। जहाँ जगह मिलती है, फुटपाथ पर जैसे जगह मिलती है, वो वहीं सो जाता है। अब यहाँ लोग सऊदी गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। इतना करोड़ों का हुजूम होता है, आखिर यहाँ के लोग क्या ही कर लेंगे। हाँ, ये लोग ये गलत करते हैं कि बसेस बंद कर देते हैं, लेकिन बसेस की भी एक लोकेशन होती है, वहाँ से जाके आपको बैठना पड़ता है। इन लोगों को इतना हुजूम मैनेज करना पड़ता है, इसी वजह से ये लोग इस तरह से करते हैं। और हम लोग सऊदी गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने वो नहीं किया। गलत इन्होंने ये किया कि इन्होंने कैटेगरीज बना दी हैं, अमीरी और गरीबी दिखाती है कि जो अमीर है वो किस तरह से हज कर सकता है और जो गरीब है वो किस तरह से करेगा। और यहाँ पर लोग खाना बांट रहे थे, लेकिन हमने खा लिया था, और हमने ये खाना इसलिए लिया क्योंकि अगर खेमे में किसी ने खाना नहीं खाया हो तो हम ये उसे दे दें। और ऐसा ही हुआ, जब हम खेमे में पहुंचे तो काफी लोग भूखे बैठे हुए थे, तो हमने उन्हें ये रोज दे दिया। एक सवाल ये है कि उम्रा या हज पे जाए तो पर्स में क्या क्या रखें। वाटर बॉटल, तस्बीह, दुआओं की बुक, अपनी जरूरत की मेडिसिन, पैनाडोल वगैरह, ट्रैवल जानमाज़, 1-2 खजूर के पैकेट भी रख ताकि भूख लगे तो वो खा सके, मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये मैं उस पर्स की बात
करिए जो आपके साथ 24 आवर्स होता है। कभी भी अपने पैसे अपने पर्स में ना रखें। हज या उम्रे पर जाए तो आपको पैसे किस तरह से सेव करने हैं उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने मेमन स्वैग यूट्यूब चैनल पर बना चुकी हूँ। तो मेरे चैनल पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी किस तरह से आप अपने पैसे रख सकते हैं, क्योंकि पैसे ही आपकी एक ऐसी चीज है कि अगर वो आपके पास ना रहे तो आप कहीं के नहीं रहते। और अल्लाह के घर पर भी लोग चोरी करने से बाज नहीं आते। और अपने पर्स में जरूरत की वो चीजें रखें जो आपको लगता है कि आपको उसकी नीड हो सकती है। शुक्रिया यहाँ मैं उन लोगों का अदा करना चाहती हूँ जिनको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं और वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि आप जैसे ही लोगों की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं ये काम कर पाती हूँ। मुझसे नफरत करने वाले चाहे हजारों हो, लेकिन अगर 100 भी मुझसे मोहब्बत करते हैं तो वो 100 ही मेरे लिए लाखों के बराबर हैं। एक सवाल है, हिजाब ड्यूरिंग हज प्लीज एक्सप्लेन। हज या उम्रे के एहराम में औरत अपने फेस पर कपड़ा टच नहीं कर सकती, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप पर्दा ना करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतें जब हज या उम्रा करती तो अपने फेस पर घूंघट डाल लेती थी, जिससे कपड़ा उनके चेहरे की स्किन पर टच नहीं होता था। और जब सामने से मर्द या कोई काफिला चला जाता था तो वो फिर से अपना घूंघट हटा लेती थी। तो चाहे आप हज करने जाओ या उम्रा करने जाओ या वैसे ही रहो, पर्दा हर औरत पर फर्ज है। और अगर अल्लाह ने कहा है कि चेहरे पर कपड़ा टच नहीं होना चाहिए तो उसका ये हरगिज मतलब नहीं कि आप हज के दिनों में अपना पर्दा ना करो। हज के दिनों में मैंने अपने चेहरे पर घूंघट डाला था और वो कैप के साथ डाला था। किस तरह से डाला था उसकी वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ। हज जैसे ही स्टार्ट होता है तो आपको अपने होटल से या हरम से एहराम की नियत करनी होती है, तभी आप एहराम की पाबंदियों में आ जाते हैं। तब आप हेड के जरिए अपने चेहरे पर घूंघट डाल लें। फिर मिना में आपको घूंघट में रहना है, अरफात में आपको घूंघट में रहना है, मुजदलिफा में आपको घूंघट में रहना है, मुजदलिफा के बाद जमरात, देन तवाफ़े ज़ियारत। जैसे ही आपका एहराम खत्म हुआ, आपने बाल काट लिए, आपका एहराम उतर जाता है। उसके बाद जो मिना में 3 दिन रहते हैं उसमें आप एहराम में नहीं होते, तो इसीलिए आप फिर निकाब कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी एहराम की पाबंदियों से हट चुके होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो आगे की वीडियो में हम तीसरे दिन की कंकरियां मारने के लिए निकले तो रास्ते में हमें आइसक्रीम, बखलावा और पता नहीं क्या क्या चीजें मिली और हम बहुत मजे करते हुए जमरात की तरफ गए। वहाँ पर हमें बहुत मुश्किल हुई कंकरियां मारने में, क्योंकि हमने 3 दिन की कंकरियां ग्राउंड फ्लोर पर मारी थी। और यहाँ मैं विटामिन डी बाय कर रही हूँ। किसी ने मुझसे कहा था कि कंकरियां मारते हुए भी वीडियो बनाएं, तो पिछले 3 दिन तो मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि इतना रश था ग्राउंड फ्लोर पे कि आप अपना मोबाइल ना ही निकालो तो बेहतर है। अब हमारा प्लान था कि हम चौथे दिन की कंकरियां भी मारे, क्योंकि ये सुन्नत है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी चौथे दिन की कंकरियां मारी थी। ज्यादातर लोग नहीं मारते, वो सिर्फ 3 दिन मारते हैं, लेकिन कुछ लोग चौथे दिन की भी मारते हैं। तो हमारी फूफो चौथे दिन आई थी हमसे मुलाकात करने, वो अमेरिका से आई हुई थी। तो हमने प्लान किया कि चलो हम चलते हैं कंकरियां मारने। और चलते चलते हम पहुंच गए 3rd फ्लोर पर। और जब 3rd फ्लोर पर आए तो देखा भैया कोई है ही नहीं। आराम से कंकरियां मारी और जो आखिर में कंकरियां बची थी वो भी मैंने सारी शैतानों को मार दी, क्योंकि मुझे शैतान से बहुत नफरत है। इसलिए आगे की सीरीज के लिए वीडियो को शेयर करके मुझे फॉलो कर लो।